आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात ग्लोबल डिप्लोमेसी और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की। हाल ही में दिल्ली में G20 नेशन के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है और ख़ास बात यह है कि ये मीटिंग ऐसे टाइम में ऑर्गेनाइज की गई है जब पूरी दुनिया के नेशन मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। चैलेंजेस की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल से लेकर क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोनॉमिक स्लोडाउन और अनइवन पेंडेमिक रिकवरी को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि G20 नेशंस के फॉरेन मिनिस्टर्स की सक्सेसफुल मीटिंग का दुनिया के लिए संदेश क्या है, क्या मैसेज है, और ऐसे ही टाइम में हर तरह के चैलेंजेस को फेस करते हुए भारत दुनिया के मंजरनामे पर कितना मजबूत होकर उभरा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर KP फेबियन हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। MP IDSA में सीनियर रिसर्च एसोसिएट डॉक्टर राजीव नयन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम। और JNU में इंटरनेशनल स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वेलकम टू द स्टूडियो। आप तीनों का ही हम वेलकम करते हैं और शुरुआत KP फेबियन सर, जो कि आपसे अब मैं समझना चाहती हूँ, बिकॉज देखिए हम तो ये देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का हम कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इस प्लेटफॉर्म का उस तरीके से यूज़ करें कि दो एकदम जो पोल्स अपार्ट ताकतें हैं उनको भी हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं और हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको हम बेहतर तरीके से न सिर्फ एड्रेस कर पाएं बल्कि उस तरह से एड्रेस कर पाएं कि हम ये चाहते हैं और ये ग्लोबल सिनेरियो में अच्छा है और ये इसी तरीके से होना चाहिए। ऐसा है मेरे ख्याल से, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत सारा प्रश्नों समस्या में हमको यूनानिमिटी हो सकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो समस्या में हमको आगे जा सकते हैं हम मत रुकना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। दूसरी बात है कि द वेस्ट, USA और EU ये चाहता है कि हर संदर्भ में, हर ओकेशन में रशिया को आइसोलेट करना है, थोड़ा ह्यूमिलिएट करना है, थोड़ा इनकन्वीनियंट है ना, डिस्कम्फर्ट देना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं ये सच बात है कि रशिया ने कुछ इन्वेड किया, सच बात है, हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि रशिया से बातचीत न होना चाहिए। इसका मतलब है कि रशिया का कहना, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा इसको G20 से निकाल दीजिए। ये एटीट्यूड मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ग्लोब है, हम एक छोटा सी क्या बोट में है, यूनिवर्स तो एक ओशन है, हम छोटा सी बोट में है और हम सब थोड़ा कोऑपरेट करना है, नहीं तो बोट सिंक करेगा। ये इंडिया कहता है, बिल्कुल, ये दूसरे लोग मानना है। पूरा अभी तक मान लिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाएगा। क्योंकि हम तो अंशु जी वसुदैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं और KP फेबियन सर ने सही कहा कि हम तो एक छोटी सी बोट हैं और अगर सिंक करेगा तो फिर सब कुछ सिंक कर जाएगा, तो वो सिंकिंग ना हो। और अगर आपसे भी मैं इसी सवाल का थोड़ा सा एक्सटेंशन अगर देखूं, क्योंकि एक वैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो असाइड आपको रखना ही पड़ेगा। ग्लोबली क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारे SDGs क्या हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्या कह रहा है, हमारा स्लो डाउन बहुत सारे नेशंस अभी उसको देख रहे हैं और लोगों ने ये भी कहा कि शायद हम जैसे नेशन के ऊपर उसकी मार पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी का राइज है वो तमाम चीज़ें हैं और शायद इसीलिए हम फोर फ्रंट पर भी हैं और अपफ्रंट होकर एज अ नेशन बहुत सारी बातों को बहुत क्लैरिटी के साथ एड्रेस भी कर पा रहे हैं। एम आई राइट? निश्चित तौर पर ये आपने एक बहुत ही सही बात उठाई, सही बिंदु हम सभी के सामने रखा
कि आज जिस प्रकार की परिस्थितियां हम अपने आसपास देख रहे हैं, जिस तरह के चैलेंजेस हम देख रहे हैं, देखिए कोविड-19 की इतनी सारी लहरों से हमें कितने सारे चैलेंजेस मिले और इससे अभी हम उभरे भी नहीं थे कि हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया। फिर हमने अपने आसपास देखा, देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, हम देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन में हम देख रहे हैं कि वहाँ चाइना और ताइवान के बीच किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, वहाँ किस तरह से चाइना जो है वो बार बार अग्रेशन करके और किस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा कर रहा है। जापान जैसे देश को अपना रीमिलिटराइजेशन करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि फिर से रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया दो खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम जब हम चीजें देखते हैं और फिर जब हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर नजर डालते हैं, तो चाहे ह्यूमन सिक्योरिटी हो, फूड सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट हो, ये बहुत सारे प्रायोरिटाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। और आपने कितनी अच्छी बात बोली, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम विश्व बंधुत्व की भावना के साथ काम कर रहे हैं। कोविड-19 में जब हमने 150 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजे, तो हमने इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, प्रमाण दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ कहते नहीं हैं, हम करके दिखाते हैं। और यही कारण है कि आज बाकी की जो दुनिया है वो हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, हमारे प्रति अपना विश्वास जता रही है, हमें एक लीडर के तौर पर देख रही है। देखिए जो डेरेक ओ फेरेल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं हमारे यहाँ, उन्होंने हाल ही में बोला कि इंडिया इज अ मास्टर ऑफ वर्किंग इन डिफरेंट ग्रुप्स। इंडिया अलग अलग तरह की लॉबीज, अलग अलग ग्रुप्स में काम कर सकता है, एंड इंडिया इज द कंट्री विच इज ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द वर्ल्ड। तो जब वो इस तरह की बात कहते हैं तो उसके पीछे कुछ देख रहे हैं, तभी इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हमारी जो एक डाइवर्सिफाइड संस्कृति रही है, हमारा जो एक डाइवर्सिफाइड कल्चर रहा है, उसके जरिए हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बढ़ावा दिया। और इसी की वजह से आज हमारी जो ये रंग रंगीली सजीली संस्कृति है, हमारा जो एक बहुत ही पावरफुल डायस्पोरा है, हमारे पास जो बहुत बढ़िया स्किल्ड वर्कफोर्स है, उसकी वजह से दुनिया भर में हमारी शक्ति को सारे देश पहचान रहे हैं। लेकिन वो ये भी जान रहे हैं कि किस तरह से भारत को एक टीम प्लेयर की तरह काम करना आता है। यही हमारे प्रधानमंत्री बार बार अपने स्टेटमेंट्स में, अपने संदेशों में कह रहे हैं कि भाई हमें एक टीम प्लेयर की तरह काम करना है पूरी दुनिया को। और G20 का जो मंच है वो हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। तो मुझे लगता है कि आगामी कुछ महीनों में हम देखेंगे कि बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें होते हुए नजर आए। और एक बढ़िया बात यह है कि जो पुतिन है, उन्होंने जो हमारा समिट न्यू दिल्ली होस्ट करने वाली है G20 का, उसमें शिरकत करने के लिए कंफर्मेशन दे दी है। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि यहाँ पर बाइडेन भी होंगे, यहाँ पर पुतिन भी होंगे, और यहाँ तमाम ऐसे दूसरे भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे जिनसे बात करके हम शायद रशिया यूक्रेन मामले को बैटल ग्राउंड से डिप्लोमेटिक टेबल तक ला सकें। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है और बहुत सारी दूसरी संभावनाएं भी नजर आती हैं। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट। और राजीव नयन जी, इसी का से जुड़ा हुआ सवाल आपसे भी है, क्योंकि देखिए जैसे अंशु जी ने कहा कि पुतिन आ जाएंगे और पुतिन ने कंफर्मेशन दे दिया है, तो पुतिन भी यहाँ पर होंगे और बाइडेन भी यहाँ पर होंगे। और हमारा जो एक तरीके से स्ट्रेटेजी रहेगी, ख़ासतौर से क्योंकि रशिया और यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा उतने ही मजबूत तरीके से न सिर्फ उस मसले को एड्रेस करना, क्योंकि इस बीच भी हमने लगातार देखा कि एंटायर वर्ल्ड जो है वो देख रहा था कि हिंदुस्तान इस मसले पर क्या कहता है, क्या वो किसी की साइड लेता है या न्यूट्रल होकर वो कहता है तो क्या कहता है। और एक तरीके से रेजोल्यूशन की तरफ अगर कहीं बढ़ना है तो भी वो एंटायर वर्ल्ड जो है वो हिंदुस्तान की तरफ ही देख रहा था कि शायद यहाँ से किसी तरह का रिड्रेसल भी हो सकता है। तो वैसे में दो उन पावर सेंटर्स का जो अपने आप को कहते हैं यहाँ पर एक मंच पर होना, और फिर हमारा उसमें जो एड्रेस होगा, रणनीति के हिसाब से आप कितना इंपॉर्टेंस इसको देते हैं और कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे कि आपने सारी चुनौतियों को सामने लाया, और अगर आप देखेंगे जिस समय हमने अपनी भूमिका इसमें यूक्रेन रूस में भी निभाई, तो शुरू के क्षणों में आप देखेंगे कि बड़ा ही एडवर्स, एक नकारात्मक एक प्रतिक्रिया हुई थी विश्व की। और जो विश्व के बड़े प्रख्यात जितने समाचार पत्र थे, कॉलमनिस्ट थे, उन सब ने भी कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो आप रूस को
एक तरह से आप मदद पहुंचा रहे हैं, रूस को आप सील्ड कर रहे हैं, रूस के तरफ से आप बोल रहे हैं। लेकिन भारत ने यहाँ तक कि युद्ध कहे या संघर्ष कहे, उसके प्रारंभ होने के पहले से जो उसने अपनी एक सीमा रेखाएं खींची थी और जो उसने अपना विचारधारा रखी थी, उस पर अभी तक 1 साल जब हुए तब तक कायम रहा है। और वह, मैं नहीं कहूँगा कि वह एक न्यूट्रल पोजीशन मैंने रखा। हमने एक क्या जिसे मेरिट बेस्ड एक उसमें एक अपना विचार रखा कि इसका किसमें क्या है। कभी भी हमने युद्ध का समर्थन नहीं किया। भारत ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में पुतिन को बोला भी कि यह युद्ध का काल नहीं है। हमने यह भी कहा कि देखिए, कोई भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी किसी भी देश का कायम रहनी चाहिए, उसकी सोवरेंटी रहनी चाहिए। हमने कभी भी समझौता नहीं किया। हमने डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कही और इस पर कहीं भी न्यूट्रल स्टैंड लेने की बात नहीं थी। हमने इसमें जो मेरिट थे उसकी बात कही थी। तो उसके साथ साथ यह बात कही कि देखिए, आप रूस की भी बात सुनिए, रूस को क्यों यह कदम उठाना पड़ रहा है और इस पर हम लोग को बातचीत करनी चाहिए। तो यह भूमिका अभी तक निभाए हैं हम, और हम जानते हैं कि हमारी रणनीति जो होगी वह ऐसी रणनीति होगी जिसमें कि यह जो G20 के देश जो आप रिजोल्यूशन की बात कर रही है, वो तब तक नहीं होगी जब तक कंसेंसस बिल्ड नहीं होगा। और कंसेंसस बिल्ड करने के लिए हमें वैसे मुद्दों को नहीं उठाना होगा, चाहे उसमें कितना भी कोई जिसे कहते हैं मेरिट हो, लेकिन उससे सारे लोग इसे माने, स्वीकार करें। तो ऐसे स्वीकार करने वाले हमें मुद्दों को रखना होगा। जहां स्वीकृति नहीं बन रही है वहां पर बातचीत करनी होगी, समझानी होगी कि देखिए ये है, और उसमें भारत काफी सक्षम रहा। मैं तो कई जगह पढ़ा, जिस समय हमने बाली में जो भूमिका निभाई थी, जो बार बार कहते हैं, उसी को हमें आगे बढ़ाना होगा और विश्व को समझाना। जैसे भी हमने कितनी सोच लगाई है, कितने हमने ताकत अपने संसाधनों को इस प्रेसिडेंसी में लगाया है, किसके लिए लगाया है? अपने लिए तो नहीं लगाया, तो विश्व कल्याण के लिए हमने लगाया है। तो जो लोग इसके बीच में आते हैं उन्हें हमें बताने की आवश्यकता होगी कि देखिए, आपके लिए भी यह उपयोगी है, आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए और इसे कॉन्फ्लिक्चुअल मॉडल के रूप में मत देखिए। इसे कोऑपरेटिव, जिसके लिए G20 की स्थापना की गई है, जिसमें कई समूह, डेवलपिंग, डेवलप्ड, वेस्ट, नॉन वेस्ट, सारे कंट्री है, और उन सब ने मिलकर एक विश्व कल्याण का, खास करके आर्थिक कल्याण की सोच रखी है। तो देखिए, आप ऐसा कुछ मत करें जिससे कि हम एक सकारात्मक जो अब पहल हो रही है उसे हम पीछे खींच दें। तो देखिए, यह चुनौती रहेगी और हमारे लोग मिल रहे हैं। देखिए, जितना एक जापान के अभी आए हुए थे यहाँ पर डिप्लोमेट कहिए, उनके एकेडमिशियन, उन्होंने कहा कि भारत ने 2 महीने के अंदर ही पूरी दुनिया को क्या G20 होता है, भारत और विशेष करके भारत के लोगों को बता दिया, जो इतने वर्षों तक नहीं बता पाए थे। तो देखिए, अभी अंशु जी ने भी सबने बात की, अभी चर्चाएं चल रही है, हर तरफ से लाए जा रहे हैं। तो वही हमें आगे बढ़ाना होगा इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कनेक्ट तो हमें नजर आ रहा है और वो जरूरी भी है शायद, क्योंकि मैसेज तो जो है अगर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया तक नहीं जाता है तो फिर बाकी जो हम ग्लोबल एस्पेक्ट और उन सब की बात कर रहे हैं, तो हम कन्वे अगर नहीं कर पाए तो शायद वो उतना बेहतर भी नहीं होगा। शायद उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया गया है सरकार की तरफ से कि लोगों को इसमें जोड़ना है ताकि ताकत को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। केपी फेबियन सर, आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ वो भी आपसे भी यही समझना चाहती हूँ कि आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है कि पुतिन भी यहाँ पर होंगे और बाइडन भी यहाँ पर होंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर ये 2 देशों के जो टॉप लीडरशिप है वो होती है, लेकिन उनका हिंदुस्तान में होना, हमारे यहाँ पर जो मीटिंग होगी उसमें होना, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? क्योंकि हम जो थीम लाइन है वो भी तो हम यही कह रहे हैं ना कि बिल्डिंग अ मोर पीसफुल प्रॉस्पेरस वर्ल्ड टुगेदर, तो वो उसको कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कैसे आप एनालाइज कर रहे हैं इस पूरा सिचुएशन को? मेरे ख्याल से वो G20 समिट तो सितंबर में होगा ना। सितंबर तो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बहुत नज़दीक है जी, और प्रेसिडेंट बाइडेन मेरे ख्याल से कहा है कि वो कैंडिडेट बनना चाहता है, होना चाहते हैं ना, होना चाहते हैं, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। डियर कमांडर इन चीफ, you have not given us victory in Ukraine so far. So how long do you want to continue this? जी, तो
प्रेसिडेंट बाइडेन को थोड़ा पॉलिटिकली डिफिकल्ट सिचुएशन में होगा 1 तारीख से। जी। और रशिया के बारे में मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन ने भी न चाहता है कि ये युद्ध हमेशा के लिए है। बिल्कुल, क्योंकि, बिल्कुल। तो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट बाइडेन बैठेंगे और डिस्कस करेंगे और कुछ होगा नहीं। Right. उसके पहले डिप्लोमेट्स उनके काम करना है। जी जी। पहले जो कुछ फाइनलाइज किया है ये प्रेसिडेंट्स राटिफाई करेंगे, हैं, अब फॉर्मल अप्रूवल देंगे। राइट। तो अगर वो हो सकता है नहीं, मुझे आप ही कह सकता नहीं है। आपका व्यू पॉइंट, आपका एनालाइजेशन क्या कहता है इसको लेकर? कैन यू सी एनी सॉर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी? बिकॉज अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई हम ये कह सकते हैं कि इस मंच की जो ताकत है, यानी G20 प्रेसिडेंसी की जो ताकत है, या हमारे यहाँ से उसका किसी भी तरह से हो, अगर किसी एंड रिजल्ट की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल। अगर हम उसको एनी पॉसिबिलिटी कैन यू सी, कैन यू सेंस? अभी मेरे ख्याल से कह सकता नहीं है। नहीं कह सकते हैं अभी। ओके। तो अंशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कनेक्ट हम देख रहे हैं, पीपल टू पीपल हम कनेक्ट देख रहे हैं, और गवर्नमेंट जिस तरीके से लोगों को साथ लेकर आ रही है, तो हम अगर अपने जो लोग हैं, यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनके हवाले से भी मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ आपसे, उनके लिए ये किस तरह से अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि ना सिर्फ अलग अलग शहरों में जो हम इवेंट्स करने जा रहे हैं इसको लेकर वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बल्कि वो जो कनेक्ट जिसके हमने शुरुआत में ही बात की कि वो बहुत ज़रूरी है कि एक लोकल लेवल का कनेक्ट जो हम है उसका ग्रैंड्योर आप देखिए कि हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा रहे हैं। G20 के डेमोक्रेटाइजेशन और G20 में पब्लिक पार्टिसिपेशन पर हमने एक बहुत ही विशेष ध्यान दिया है, विशेष बल दिया है। और यही कारण है कि आज मैं जब हाल ही में राजस्थान की ओर जब यात्रा कर रही थी तो मैंने एक बस के पीछे भी G20 का होर्डिंग लगा हुआ देखा। और जब मैं अपने गांव गई और वहां जब मैंने कुछ बच्चों से पूछताछ की तो पता चला कि G20 पर निबंध लिख रहे हैं, G20 पर वहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम गवर्नमेंट टू पीपल भी जोड़ रहे हैं, जो अलग अलग देशों के डेलीगेट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो भारत के छोटे छोटे शहरों में हम G20 पर कार्यक्रम करा के उन अधिकारियों को, उन डेलीगेट्स को हम उन छोटे शहरों में अपने आम लोगों से, भारतीयों से मिलवा रहे हैं, जुड़वा रहे हैं। अब इससे 2 स्तर पर हमें बड़े फायदे हो रहे हैं। एक तो ये कि जो योजनाएं हम अभी तक चलाते आए, और जैसा मैंने कहा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं। वी आर हाईली पॉपुलाइज्ड कंट्री और बड़ी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, और हम बड़े स्तर पर कार्यक्रम ये चला रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके बेनिफिट्स को और उसके बारे में हम अपने ग्रास रूट लेवल पर खड़े हुए एक आम व्यक्ति को बता रहे हैं, उसे भागीदार बना रहे हैं इन प्रोग्राम्स का, इस कंट्रीब्यूशन का। तो क्या हो रहा है एक स्तर पर कि हम डेमोक्रेटाइज करके इन गोल्स को, पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देते हुए लोगों को स्टेक होल्डर बना रहे हैं। जैसे हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो हमने कैसे एक एक भारतीय को स्वच्छ भारत अभियान का स्टेक होल्डर बना दिया। तो हमने पब्लिक पार्टिसिपेशन पर, पब्लिक डिस्कशन पर और पब्लिक पार्टिसिपेशन पर बल दिया था जी। उसी तरह से आप G20 के प्लेटफॉर्म पे देखिए, दूसरे स्तर पर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने अपने यहाँ अभी ये लोकल लेवल पर किया, अब हम दूसरे देशों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप भी अपने यहाँ अपने लोकल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इस प्रकार की स्कीम्स चला सकते हैं, प्रोग्राम्स चला सकते हैं, और इसके लिए हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं जी। तो यहाँ हम अपने आप को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फिर हम गवर्नमेंट टू पीपल कनेक्ट्स को हम एम्पावर कर रहे हैं, और पीपल टू पीपल कनेक्ट को तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को, इस सारे काम को डेमोक्रेटाइज करते हुए हम एक धरातल पर खड़े हुए व्यक्ति तक उसके बेनिफिट्स को लेकर के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति का
यही गोल होता है। जब हम एक वेलफेयरिस्टिक स्टेट को देखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपका जो भी कोई कार्यक्रम है, योजना है, प्लान है, नीति है, उसका जो लाभ है वो बिल्कुल हाशिए पर खड़े हुए, ग्रास रूट पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यही होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। जी जी, चलिए ये तो हम देख ही रहे हैं, इसके साक्षी हम बन रहे हैं। लेकिन राजीव नयन जी, जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो भारत और चीन, क्योंकि बाकी तो आसपास में देशों के जो हालात हैं उस पर हमने चर्चा की ही है, लेकिन चाइना जिस तरीके से लगातार एक अपने आप को कम से कम उस स्थिति में कहता रहा है कि इस पूरे अगर रीजन की बात करें तो वो एक ताकत है, लेकिन अब जो सीधा सीधा थ्रेट कह लीजिए या उसको ये कह लीजिए कि एक कॉम्पिटिटर के तौर पर और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही उसको हम चर्चा करना चाहेंगे कि वो हिंदुस्तान इमर्जिंग पावर के तौर पर नज़र आ रहा है। लेकिन इन दोनों नेशंस के जो मीटिंग्स हैं, और ख़ासतौर से क्योंकि हमारे देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बिजनेस, ट्रेड, बाकी सब चीज़ें तो हैं ही, हमारे LOC का जो एक मसला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी जो बातचीत हुई है ईस्टर्न लद्दाख को लेकर और बाकी सब चीज़ों को लेकर, तो इस हवाले से भी ये G20 और ये जो मीटिंग्स और इसके जो प्रायर मीटिंग्स हो रही हैं उसको थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, भारत की जो नीति रही शुरू से रही, जैसे हमने संस्कृति की भी इसमें बात हुई, अभी बहुत अच्छा अनुशु जी ने बात रखी कि हमने कभी भी संस्कृति को एक जैसे कॉन्फ्लिक्ट का मेथड नहीं माना, जो कि आज के दिन में पाश्चात्य जगह से संस्कृति को एक संघर्ष का एक कारण माना जाता है। तो चीन के साथ हमारी सांस्कृतिक बड़ी अच्छी समझ है, लेकिन फिर भी एक संघर्ष जारी है। तो हम उस संस्कृति के माध्यम से भी चीन को एक उनको अप्रोच करते हैं, हम उनके पास जाते हैं। और जो अभी तक आपने बात की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो हमने प्रयास किया, जो हमारे भूभाग में प्रवेश भी कर गए थे, और तब भी तो उनका अपना एक अपनी अनुभव थी, उनका अपना एक अलग समझ थी, ठीक है उनकी समझ होगी, लेकिन जिस तरह से मिलिटरली उन्होंने एक बड़ा ही आक्रामक रुख अपनाया था, तो उस रुख पर हमने कहा कि बातचीत करो, और साथ साथ अपने अपनी शक्ति का भी परिचय दिया कि देखो हम ऐसा नहीं है, हम संस्कृति भी हमारी एक तरह से जोड़ती है, लेकिन अब शक्ति भी हमारे पास है, और इस शक्ति का भी हमने उन्हें, संस्कृति और शक्ति का एक बड़ा ही समन्वय हमने उन्हें बताया, और उसको वो बात समझे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। G20 में वो इस पर कितना ध्यान देंगे ये अलग बात है, लेकिन वो अब आज के दिन में जान गए कि भारत झुकेगा नहीं। और अच्छा है कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ एक बोलते भी हैं, वो कभी कभी बोलते भी हैं कि हम आर्थिक विकास के लिए, एशिया के विकास के लिए, विश्व विकास के लिए भारत और चीन साथ मिलकर कार्य कर सकता है। हमें वहाँ पर कोई परहेज नहीं होगा, और हम ऐसे सारे मुद्दों पर उनके साथ बात भी करेंगे, और हमारे समझ से G20 में उन पर हम साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे भी एजेंडा को, जिससे कि उनकी भी एक भूमिका, वो भी देखिए आज के दिन में तो हम उनसे आगे आर्थिक जो प्रगति का दर है उसमें बढ़ गए हैं, और ईश्वर करे हम और बढ़े ही रहे, और लेकिन वो भी है, वो भी आगे है। तो हम दोनों मिलकर इस जो विश्व कल्याण, विश्व समृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं, वर्ल्ड जो प्रॉस्पेरिटी है उस पर बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट को उन्हें बातचीत के माध्यम से भी समझाना होगा। G20 में हो सकता है क्षणिक बातचीत हो, उतना काफी व्यस्तता रहेगी, और अगर मान लिया कि अलग हटकर उनके अभी हाल में उनके विदेश मंत्री आए थे और वो उन्होंने बातचीत की और उसमें आया, सारे मुद्दे आए, और हमने भी बताया कि जब तक आप इसे नहीं शामिल करोगे तो आर्थिक विकास में देखो बाधा आएगी। बिल्कुल। और जो कि इसमें एजेंडा भी है इनका G20 का कि ठीक है आर्थिक मंच है, लेकिन सुरक्षा का भी प्रश्न है। ऐसे सुरक्षा के मुद्दों को मत लाओ जिससे कि आर्थिक प्रगति पर बाधा आए। तो ये बात चीन को हर तरीके से हम निश्चित ही समझा रहे होंगे, हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं, और आगे भी समझाएंगे, G20 के माध्यम से भी समझाएंगे। रूस भी चाहता है कि दोनों देशों में नहीं कुछ आए, उन्होंने बयान भी दिया है कि हम भारत और चीन के साथ चाहते हैं कि वार्ताएं चली और इनका समाधान निकले। तो हम तो समाधान चाहते हैं, हम तो बातचीत करना चाहते हैं, तो वहाँ करेंगे बातचीत, और समृद्धि के लिए भी हम, विश्व कल्याण के लिए भी हम कार्य करने को तैयार हैं। और हमारा एक बड़ा ऐतिहासिक और सभ्यतापूर्ण जो इनका संबंध रहा है,
हम आगे हो सकता है उस पर भी चर्चा करें जो उतना एक्सप्लोर्ड नहीं है। और अगर चीन चाहेगा तो उसके लिए चीन को सहमति देनी होगी, चीन को समझना होगा। और मुझे लगता है कि चीन समझेगा। जब हमने जिस तरह से अपनी शक्ति का परिचय दिया है और संस्कृति की भी बात की है, तो चीन को समझ में आ जाएगी बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, आपका समय निकाल कर आप स्टूडियो में आए। राजीव नैन जी आपका, केपी फेबियन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। और हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय इस पर हम तक भिजवा सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। ये विशाल है ना, इसका सब